I'm sure a lot of you are facing this issue जहाँ पे your scores have got stuck around 100 or 110 marks and 150 बहुत ही ज़्यादा दूर लग रहा है. Now I maintain one thing that if you want to do well at the CET and stand a chance of getting into JBIMS, 150 is the number that you should be targeting. तो 150 प्लस कैसे निकालना चाहिए इन मॉक्स स्पेसिफिकली. ऑफ कोर्स एक्चुअल टेस्ट के अंदर 175 180 तक स्कोर्स जा सकते हैं अगर स्लॉट बहुत इजी है तो, बट इन केस ऑफ मॉक्स यू ऑलवेज हैव टू टारगेट एटलीस्ट अ फ्यू स्कोर्स ऑफ अबाउट 150. And if you can do it maybe twice or thrice, that will give you a lot of confidence and your path to JBIMS will become much easier. अब start करते हैं. सबसे पहले I will show you a few slides. You just see this and tell me if this is where you are right now. तो करना ये है that whatever mock test you are taking, just try to sort the questions that you are solving in that mock test in terms of the time spent. तो टाइम स्पेंड को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करोगे ना तो यू विल गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस या दीज काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन फ्रंट ऑफ यू. तो यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, एलआर का एक क्वेश्चन था जहाँ पे 7 मिनट्स 34 सेकेंड्स स्पेंड किए थे. फिर एलआर का एक और क्वेश्चन था जिसमें 4 मिनट्स 12 सेकेंड्स स्पेंड किए थे किसी ने. क्यूए में 3 मिनट्स 4 सेकेंड्स, वीएआरसी में 2 मिनट्स 31 सेकेंड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम इज बीइंग स्पेंट बाय पीपल ऑन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड विच आर दीज टॉप 10 और टॉप 20 क्वेश्चंस दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू जिसमें यू आर स्पेंडिंग डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम. तो उतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, बट यू आर स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम देन व्हाट दीज क्वेश्चंस डिजर्व. सिमिलरली मैंने आगे और सॉर्ट किया है द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस. यहाँ पे भी यू कैन सी दैट वी आर वे अबाउट द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू नीड टू स्पेंड इन टर्म्स ऑफ अ सीईटी क्वेश्चन विच इज 45 सेकेंड्स. एक और स्लाइड है मेरे पास जहाँ पे 1 मिनट 21 सेकेंड्स तक यहाँ पे मैंने स्पेंड किया है टाइम. ऑल्सो इफ यू लुक एट द एक्यूरेसी हियर यू विल सी अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड. इफ यू लुक एट द फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पे देयर इज वन क्वेश्चन दैट हैज बीन स्किप्ड आफ्टर 4 मिनट्स 12 सेकेंड्स. देयर आर 3 मिस्टेक्स दैट आई कैन सी. तो 60% एक्यूरेसी यहाँ पे मुझे दिख रही है. यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो देयर आर 4 क्वेश्चंस दैट आई हैव गॉट रॉन्ग एंड 1 क्वेश्चन जो स्किप हुआ है. तो 50% एक्यूरेसी है. बट जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ यू विल सी दैट योर एक्यूरेसी विल इंप्रूव. इनफैक्ट इसके अगली वाली स्लाइड अगर दिखा दूं ना, यू माइट सी 90% और 100% accuracy in the next set of 10 questions. So ये generally होता है. Now the questions that you are comfortable with, chances are very high that you are going to get them right and you are also going to solve them quickly. तो ये चीज हमको सबसे पहले समझनी है. How exactly do I need to ensure that I am on the right track? उसके भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, you have to understand where are you या what kind of a candidate you are. Broadly, there are 2 types of candidates that exist at this point in time. One will be the people who are prioritizing accuracy over speed, and the second category of people will be the ones who are prioritizing speed over accuracy. So if you are someone who is looking at high accuracy to build your score, तो यहाँ पे एक चीज मुझे समझनी है that you are getting around 85 to 90% का accuracy across the genuine attempts that you have made. Of course, जो guesswork करोगे उसका extra कुछ score मिलेगा तो मिलेगा, but यहाँ पे you are looking at 90 to 100 genuine attempts that you are very comfortable with, maybe 110 120 attempts in some cases if you are hitting that 125 130 वाला mark. तो यहाँ पे 90 100 110 120 इतने genuine attempts हो रहे हैं, but 70 to 80 questions are going unattempted. तो यहाँ पे you have to understand one thing that 70 to 80 unattempted questions के साथ कुछ भी कर लो, it's going to be almost impossible for you to get that 150 plus का score in your CET mocks. तो यहाँ पे you have to understand one thing of course you have to do is you have to ensure that your attempts are slightly higher in terms of the numbers that we are looking at. I would genuinely like you to target maybe 150-ish attempts, 155-ish attempts with 85 to 90% accuracy, जिससे तुम्हारा 150 वाला पाथ थोड़ा सा easy हो जाएगा. That is the number that we are looking at. So यहाँ पे if you are at 90 to 100 attempts, I can sense very well that you are not very comfortable in terms of having the best way to solve the questions that you are coming across. तो अगर मेरे पास best method नहीं है, and best method does not mean that हर एक question के लिए मेरे पास shortcut होना चाहिए, नहीं. The best method for me, जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, जिसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, I just get into the zone and start solving the question. That is the best method for me. तो अगर ऐसे best methods नहीं है for each and every question type, you are going to struggle to attempt a few things. Plus अगर मैं 5 6 7 मिनट्स 3-4 questions पे भी spend कर रहा हूँ, it's going to be a big disaster because you are going to be wasting 20%
नियरली 20% ऑफ योर टेस्ट डूइंग प्रैक्टिकली नथिंग. तो वहाँ पे स्कोर्स को इंप्रूव करने का सबसे ईजी तरीका वही है. यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस. हाउ डू यू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस? बाय नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन द क्वेश्चंस दैट आर ईटिंग इनटू योर ओवरऑल ड्यूरेशन दैट इज देयर ऑफ द टेस्ट. तो वो जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उन पे मुझे स्टक नहीं होना है. आई विल लेट गो ऑफ अ क्वेश्चन विद इन 30 to 45 seconds ऑफ इनएक्टिविटी. तो बिल्कुल अगर क्वेश्चन नहीं जम रहा, आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, आई एम नॉट रियली परसुइंग दैट फर्दर. तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे करनी है सबसे पहले. तो द सेकंड थिंग इज, इफ कॉन्सेप्चुअली कुछ गैप है तो आई हैव टू कवर दोस गैप्स कॉन्सेप्चुअली. इवन नाउ देयर इज डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर CET 1 जिसमें ये गैप्स कवर कर सकते हो. एंड आगे जाके CET 2 के लिए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम है. इट्स एज गुड एज वन एंटायर प्रेप साइकिल दैट यू हैव लेफ्ट. सो मेक श्योर कि अभी CET 1 में जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो उतना कर लो. CET 2 के अंदर यू कैन सी हाउ थिंग्स गो एंड देन यू कैन वर्क एंड डू अ बिट ऑफ कोर्स करेक्शन. द सेकेंड थिंग इज पीपल हु रिलाई ऑन हाई स्पीड. तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट सॉल्व करते हैं. दे सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट उनका एक्यूरेसी काफ़ी ऊपर नीचे होता है. अब यहाँ पे भी देयर इज दिस प्रॉब्लम दैट हाई स्पीड डज नॉट मीन दैट योर एक्यूरेसी फॉल्स टू 70%. अगर 70% मेरी एक्यूरेसी है, इवन इफ आई एम सॉल्विंग 200 क्वेश्चंस, आई एम स्टिल नॉट हिटिंग दैट 150. आई विल बी हिटिंग 140 which doesn't make any sense. तो यहाँ पे अटेम्प्ट्स ज़्यादा मैं कर रहा हूँ. लेट्स से यू आर अटेम्प्टिंग 130, 140, 150 जेन्युइन अटेम्प्ट्स. अभी कहने के लिए जेन्युइन है, अब इसमें से कितने जेन्युइन है नहीं है दैट यू नो. बट इफ यू आर लुकिंग एट से 140 जेन्युइन अटेम्प्ट्स, यू आर लुकिंग एट 70% accuracy. You are basically looking at somewhere around 98 to 100 marks again. So 100 के आसपास स्कोर आ रहा है, it becomes slightly difficult. If you are attempting 140, 150 questions, but even then your score is say 110, 115 or so, then we are again practically looking at an accuracy of 75-ish%, which is again not that great of a deal. तो वहाँ पे you will have to do genuine course correction. You will have to ensure that I am not just being fast for the sake of being fast. मैं हर जगह पे guess work मार के आगे आ जाओ वापस. That is not something you have to do. You basically have to get the best of both worlds. तो यहाँ पे you are looking at 130 to 140 genuine attempts. वो तो मैं bare minimum देख रहा हूँ. And accuracy 85 plus is again the number that I am looking at. So 140 genuine attempts, 85-90% accuracy अगर लेके जाते हो, you are at 120 to 125 marks. Remaining 60 questions में से अगर 12 marks भी मिल जाते हैं तो भी you are looking at a score of 135 से लेके 140 के बीच में, which is a decent starting place, right? So पहले तो मुझे इन दोनों को merge करना है. I have to reach that level. उसके बाद 150 वाला एक चीज आ जाएगा that I have to ensure that I cross that hurdle. It's very important for you to analyze your mocks. अगर mocks ठीक से analyze नहीं कर रहे हो, it's going to be a big problem. I had conducted a long session on mock analysis जहाँ पे मैंने एक student का mock test लिया था. And उसके हिसाब से फिर I had analyzed the mock. Now this was basically a student who was scoring in the 110 से लेके 130 के बीच में the student was scoring. So उसका mock लेके I have basically given a few strategies, few tips on how should you be analyzing a mock test. So do check out that video. I'll put the link to that video in the description box or the pinned comment below. So do have a look at that video. वहाँ पे से काफ़ी insights मिलेंगे कि analyze कैसे करना चाहिए. But broadly अगर देखा जाए, what all things to look at when you're analyzing the mock test. First thing is your score, obviously, कि score कितना आ रहा है. But then don't get obsessed with the score. Don't fall in love with your score. Don't start chasing percentiles blindly. Don't start chasing ranks blindly. Don't feel great if you are in the top 10. Don't feel very sad if you are not even in the top 100. ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी change हो सकती है. Because CET के mocks are taken by relatively fewer people compared to CAT के mock takers. You will see that यहाँ पे काफ़ी बड़ा fluctuation होगा. It will be very easy for you to get to break into the top 10 of any mock test का ranking sheet जो होती है, top के जो ranks होते हैं उनकी जो sheet होती है, वहाँ पे it's very easy for you to break into the top 10. But is it something that will ensure that you get into JBMS? It's a big question mark. तो score को देखो, but don't fall in love with that score. Look at what exactly has happened at a section level. Look at how much time have you spent on each section. Is it commensurate with what you had anticipated earlier? जैसे in my case, I generally tend to give 60 minutes to the LR section. I will tend to give 15 to 20 minutes to the VR section, and then depending on the context, around 30 to 35 minutes to the VARC section, and 35 to 40 minutes to the Quant and DI section. तो वो वाले timings मेरे generally होते हैं. Now of course you have to understand what are your strengths, what are your areas of concern. वो सब चीज़ें पता करके sectional timing पे ध्यान देना है. Then you are looking at genuine attempts कि मैंने कितने genuine attempts किए थे. I will definitely urge you to mark random guessing, or you should mark random answers or do guesswork in your mock tests is what I would recommend.
प्योरली बिकॉज अगर वो हैबिट में नहीं हो, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रेप्लीकेट द सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल सीईटी. तो मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि नहीं मैं सीईटी के टाइम पे लास्ट में कर लूंगा, सीईटी के टाइम पे लास्ट में कर लूंगा, बट देन इट सो हैपेंस दैट यू डोंट नो व्हेन दैट लास्ट moment comes, because there are going to be enough and more questions that are going to keep you occupied. तो ऐसे नहीं होगा कि लास्ट के 15 मिनट्स में कुछ करने को है नहीं तो गेस वर्क करते, ऐसा नहीं होगा. You will keep on delaying it, and if you are not in the habit of guessing at the right time, it's going to be a big problem. तो genuine attempts कितने वो देख लो, but I would suggest that you do guesswork during your mocks as well. देन ऑर्डर ऑफ सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ब्रॉडली दो फिलोसॉफीज होते हैं. देर आर सम पीपल हु लाइक टू डू द इजी थिंग्स फर्स्ट एंड देन डू द डिफिकल्ट थिंग्स, एंड देन देर आर सम पीपल हु लाइक टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स फर्स्ट सो दैट दे आर लेफ्ट विद easier things to do towards the end. Now I generally come from the second category. I like to do the difficult things first so that भाई difficult चीज़ें हो जाएंगी ना तो लास्ट में flow state में आ जाऊंगा, and then I will be able to muscle through the rest of the test. वो होता है. And if you look at any of my live mock solving attempts, you will see that this is basically the principle that I follow when I solve mocks. बट देर आर सम पीपल ऑब्वियसली जो फॉलो करते हैं एक स्पीड बेस्ड स्ट्रैटेजी. आई विल ट्राई टू कम अप विद अ मॉक जहाँ पे आई एम डूइंग इट इन अ स्पीड बेस्ड मैनर. आई एम नॉट ट्राइंग टू डू इट इन अ सेक्शन का ऑर्डर 60, 15, 30, 40. वो मैं नहीं कर रहा हूँ. आई एम बेसिकली ट्राइंग टू जस्ट गो ऑल आउट एंड डू द ईजियर क्वेश्चन फर्स्ट. आई ट्राई टू टेक अ मॉक लाइक दैट, बट इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यूअर साइकी, ऑन यूअर पर्सनैलिटी कि कैसे इसको टैकल करना चाहिए. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो एक साथ मैंने क्लब कर दिए. देयर आर ऑब्जर्वेशंस दैट यू आर गोइंग टू हैव. नाउ मॉक एनालिसिस इज काइंड ऑफ अ सब्जेक्टिव थिंग. ऐसा कोई एक पैटर्न नहीं होता कि ये 5 चीज़ें देख लो मॉक एनालिसिस हो गया, ऐसा नहीं होता. हर एक इंसान का मॉक एनालिसिस का स्टाइल थोड़ा अलग होता है एंड होना भी चाहिए. So when I used to take mocks, what I used to do is I used to just look at the score that I had got. I used to calculate my scores. उस टाइम पे पेपर पेंसिल बेस्ड होता था. I used to calculate my score and I just used to look at the questions that I had got wrong. And जो भी मेरे गलत आंसर्स हुए थे वहाँ पे मैं जस्ट देखता था कि अरे कुछ ऑब्वियस चीज़ मिस की है कि नहीं की है. और अगर गलत हो गए हैं and it was a very difficult question, then I would let go of it. But I would have been done with my mock analysis within maybe 15 or 20 minutes. उतना जल्दी मेरा mock analysis हो जाता. In fact, I used to joke around saying that अगर 4th floor पे मेरा सेंटर है जहाँ पे मैं बैठ के टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, by the time I reach the ground floor or by the time I reach home, I would have been done with my analysis. उतना जल्दी analysis हो जाता था. Because I was very confident of being able to attempt questions using the best or the optimum methods that existed, which were for me, right? मैं एकदम random shortcuts की बात नहीं कर रहा हूँ, but I'm looking at the methods that worked for me. So I had a lot of awareness in terms of the question types that I would be able to tackle. तो मैं बहुत easily वो कर लेता था. But for those of you who are attempting maybe 100 questions, you are not able to see 20-30 questions, you might want to solve those questions as well. But observation based approach अगर use करेंगे तो you have to understand what went wrong, क्या गलत हुआ. मतलब subjectively अगर मुझे judge करना है, 2 लाइन में मुझे बताना है कि भाई why am I not happy with this mock, what would the reasons be. Could I have done something differently? मैं कोई ऑर्डर को चेंज कर देता, कोई क्वेश्चन को जल्दी छोड़ देता, रफ वर्क शायद थोड़ा बेटर कर लेता. सो दीज काइंड ऑफ इनसाइट्स यू नीड टू गेट. Did I lose focus? If I lost focus, then I lost focus at what time? ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है when it comes to analyzing a mock and kind of reworking on these strategies. Did I resort to button mashing? तो मैंने बैठ के कुछ तो बटन मैश करना शुरू कर दिया and I just wanted to break free and I just wanted to timer to run out. उतना ही मेरे को करना था, बाकी तो मैं समझ चुका था कि it's not going well. So ऐसा कुछ हुआ. Was I distracted? Did I spend some time looking at my phone? Did I spend some time drinking water? Did I just get up and roamed around or something? तो क्या मैंने पूरे फोकस के साथ कॉन्सेंट्रेशन का टेस्ट दिया था या नहीं दिया था, ये सब चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी. बट एनालिसिस का एक पूरा का पूरा सेशन है. डू चेक आउट दैट सेशन. इट्स गोइंग टू बी ऑफ अ लॉट ऑफ वैल्यू टू यू. Now you have to understand broadly करना क्या है. So broadly it is comprising or your performance comprises of 4 quadrants. अब 4 quadrants क्या होता है? You basically look at speed and accuracy as the 2 parameters. तो सबसे पहला quadrant होता है जहाँ पे you have to focus a lot and ensure that you are doing questions from that quadrant which is high speed and high accuracy. High speed का मतलब क्या है? You should be able to solve the question within 45 seconds. In case of sets, you have to ensure that जितने questions है उससे कम minutes में अगर करोगे तो that counts as high speed. हाई एक्यूरेसी का मतलब ये है दैट योर एक्यूरेसी इज नॉर्थ ऑफ 85 और 90%. मतलब अगर 5 क्वेश्चन का सेट है तो एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5 इज व्हाट वी आर टारगेटिंग, राइट. 4 आउट ऑफ 5 और 5 आउट ऑफ 5 ये वाले क्वेश्चंस जो होंगे उनको मैं बोलूंगा कि ये मेरे क्वेश्चन टाइप्स है जहां पे मेरी एक्यूरेसी हाई होती है. यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर दीज क्वेश्चन टाइप्स. Now in my case, let's say for example I am talking about question types which include syllogisms, I can say grammar, I can say some vocabulary questions, I can say there are some questions that are based on data interpretation जहाँ पे calculation करना होता है. These kind of questions are the ones जहाँ पे मेरा speed काफ़ी high है and मेरी accuracy भी काफ़ी high होती है. So that is basically my first quadrant. ये मेरा bread and butter है जिसमें मुझे prioritize करना है.
सबसे पहले मेरे ये क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए. आई हैव टू एंश्योर दैट वट एवर क्वेश्चन फॉल इन क्वाड्रेंट 1 अकॉर्डिंग टू माई प्रेप स्ट्रैटेजी और अकॉर्डिंग टू माई प्रिपरेशन, आई एम गोइंग टू सॉल्व दोज क्वेश्चन. उनको बिल्कुल भी मैं मिस आउट नहीं करने वाला हूँ. द सेकेंड थिंग इज द क्वाड्रेंट जहाँ पे हाई स्पीड एंड लो एक्यूरेसी आती है. आई ऑलवेज वॉन्ट मोर अटेम्प्ट्स अंडर माई बेल्ट. तो मैं क्या करूंगा, जहाँ पे मेरी स्पीड काफी ज्यादा है बट एक्यूरेसी कम है. नाउ फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे पढ़ लिया, जल्दी से कर लिया और खत्म हो गया. या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, प्रेपोजिशंस बेस्ड क्वेश्चन, इडियोमेटिक यूसेज वाले क्वेश्चन, जनरली वीए के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले, क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं, वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन फ्रॉम एलआर. यहाँ पे यू विल हैव अ वेरी हाई स्पीड बट चांसेस आर कि तुम्हारी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाए. So identify those topics that fall in this quadrant. Ideally these should be the second level of defense जिनको तुम टैकल कर रहे हो. फर्स्ट लेवल पे Q1 देख रहे हो, सेकंड लेवल पे Q2 देख रहे हो. देन कम्स Q3, क्वाड्रेंट 3 और प्रायोरिटी 3. यहाँ पे वो क्वेश्चंस होंगे जिनमें स्पीड कम होती है बट एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है. नाउ दिस कैन बी समथिंग लाइक सीक्वेंशियल आउटपुट वाले सेट्स या फिर अरेंजमेंट बेस्ड सेट्स. फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी डेटा इंटरप्रिटेशन, फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेजेस. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं वो लो स्पीड बट हाई एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन टाइप्स होते हैं. आई विल जनरली नॉट प्रायोरिटाइज देम अबाउ Q2 बिकॉज ऑन अ गुड डे अगर मेरा एक्यूरेसी हाई है बट मेरा स्पीड लो है, इवन इफ आई सॉल्व 30 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस क्वाड्रेंट एंड आई गेट 25 आउट ऑफ 30 और 27 आउट ऑफ 30 और इवन 30 आउट ऑफ 30, दैट इज माई बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट डे. बट अगर मैं हाई स्पीड लो एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करता हूं एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम एबल टू डू 50 क्वेश्चंस, 50 में से 25-27 निकालने के लिए मुझे सिर्फ 50% एक्यूरेसी चाहिए. सो आई विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज माई हाई स्पीड लो एक्यूरेसी वाला क्वाड्रेंट ओवर माई हाई एक्यूरेसी एंड लो स्पीड वाला क्वाड्रेंट. एंड सबसे लास्ट वाला क्वाड्रेंट जिसको बिल्कुल देखना नहीं है, उसको एग्जाम के बाद अगर रिस्पॉन्स शीट मिलती है, सिट एट होम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस इफ यू फील लाइक आफ्टर द टेस्ट. बट ड्यूरिंग द टेस्ट देयर इज नो पॉइंट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चंस बिकॉज द फंडामेंटल प्रिंसिपल of the CET is that you get 1 mark for every correct answer. अब वो क्वेश्चन 2 into 2 का पूछा होगा या 123 into 456 पूछा होगा, तुमको क्वेश्चन पे एक ही मार्क मिलने वाला है आंसर सही देने पे. सो यहाँ पे यू आर एक्सपेक्टेड टू लेट गो ऑफ क्वेश्चंस विच जहाँ पे तुम्हारा स्पीड भी कम है, एक्यूरेसी भी कम है. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू लेट गो. सो कॉम्प्लिकेटेड एलआर वाले क्वेश्चंस लेट्स से फॉर एग्जांपल, या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से सीक्वेंशियल आउटपुट के क्वेश्चंस जनरली यहाँ पे आ जाते हैं. डेटा इंटरप्रिटेशन जो कहीं से जैट या कहीं से उठाया हुआ है, अगेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी पेनफुल. एंड वहाँ पे अगर स्टक हो जाते हो इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम. ऑब्सक्योर क्वांट कॉन्सेप्ट्स अगर कुछ आते हैं, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दोज क्वेश्चंस, नहीं तो इट्स गोइंग टू बी बिग ट्रबल फॉर यू. तो प्लान क्या होना चाहिए आगे का, जस्ट हैव टू एंश्योर 2 थिंग्स. यहाँ पे जो क्वाड्रेंट्स हैं Q1 को मुझे स्ट्रेंथन करना है. Q1 में जितने ज्यादा टॉपिक्स मेरे होंगे उतना बेटर मेरा स्कोर होगा. नाउ व्हेन आई अटेम्प्ट अ टेस्ट एंड आई नो दैट Q1 इज समथिंग जहाँ पे इट्स एंटायरली स्टैक्ड. So there are very few question types which I don't like. So let's say data sufficiency is a question type that I don't personally like to solve. या फिर sequential output बहुत ही टेढ़ा question कुछ होगा, then that is a question type I don't like to solve. I might not like to solve a lot of these probably true, probably false वाले question types and all. तो वो मुझे इतना पसंद नहीं है. But if you look at the question types that are there, considering there are let's say 150 question types, 150 question types में से there will be 130 to 135 question types जो मेरे Q1 में आएंगे. Right, and then the rest of them will be between Q2 and Q4. तो Q3 के अंदर बहुत ही rarely कुछ question types आएंगे that will be there. So that is basically the ideal split that you should have. तो प्लान क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है Q2 से मुझे कुछ टॉपिक्स को Q1 में लेके आना है. तो अगर एक्यूरेसी कम है, अंडरस्टैंड वेयर इज इट दैट यू मेक मिस्टेक्स एंड उसको इंप्रूव करके देन यू कैन पुट इट इनटू Q1 विच विल मेक श्योर दैट योर एक्यूरेसी इज वेरी गुड एंड योर स्पीड इज ऑल्सो वेरी हाई. तो Q2 वाले के अंदर ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे, डायरेक्ट कोरिलेशन बन जाएगा. एंड द सेकंड थिंग इज Q3 से Q2 में जाना चाहिए. तो अगर स्पीड कम है ना तो स्पीड को इंप्रूव करने की कोशिश करो. सो इफ RCs आर गिविंग यू अ हाई एक्यूरेसी बट लो स्पीड, ट्राई टू सी कुछ ट्रेड ऑफ बन सकता है या नहीं. इंस्टेड ऑफ गेटिंग 5 out of 5 इन 8 minutes, लेट्स से आई एम टारगेटिंग 3 out of 5 इन 3 minutes. अगर ये हो सकता है तो आई एम सेविंग सम टाइम. इवन इफ इट्स 3 out of 5, इट्स नॉट अ बैड थिंग because you are saving time that can be redirected into solving other questions. So make sure that you are looking at the various categories or the various types of questions in this manner. And ये करके अगर अपने preparation को थोड़ा सा structure कर दोगे, I think you will be able to benefit a lot. And उसके बाद results भी अपने आप दिखना शुरू हो जाएंगे. Let me know in the comment section what is it that is bothering you at this point in time when it comes to CET1 specifically. And I'll try to help you with some insights that I might have in terms of your preparatory journey. Wish you all the best for the CET. Stay tuned on the channel. There are more such videos coming up in terms of strategy as well as content. So make sure that you subscribe
and attend all the sessions that we are doing. Share it with your friends so that a lot of people can derive benefit from the amazing content that we are going to provide leading up to the CET.